हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। और दोस्तों, ये क्रोनोमीटर है। क्रोनोमीटर द्वारा समय को मापा जाता है। क्या? समय को। और एमीटर द्वारा दोस्तों विद्युत धारा को मापा जाता है। क्या? विद्युत धारा। और दोस्तों, एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। हवा की गति मापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन को गुजारा जाता है। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फटिक है। और दोस्तों, जिंक के दो और इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं, जिसमें पहला नाम है कैलामाइन। क्या नाम है? कैलामाइन। और एक होता है जिसका नाम है जिंक जिंक ब्लेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना था। और दोस्तों, भारत 99वें स्थान पर था। और दोस्तों, फीफा जो खेल होता है ये फुटबॉल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट इरेबल जो है ये ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी से हमेशा यानी कि 24 घंटे लावा निकलता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? तो दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां ठंड का मौसम नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अटलांटिक में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसको जो है चीन में किस नाम से जाना जाता है? चीन में जाना जाता है टाइफून नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसे जाना जाता है विली विली। किस नाम से जाना जाता है? विली और विली नाम से जाना जाता है। और भारत में इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घोषवाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोषवाक्य था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011 का घोषवाक्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा लोगों की संख्या के अनुपात से। दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO करता है। निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है और इस काउंट विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या का आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है। इसमें एक सूत्र होता है जो से किसी देश के जो कुल निर्धन होते हैं, किसी देश के कुल निर्धन बटे उस देश की कुल जनसंख्या गुणे 100 अगर कर देंगे तो आधिकारिक गुणांक प्राप्त हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये हुआ दोस्तों, वैसे तो जो जनसंख्या है वह अगर 10 साल में किसी राज्य की जनसंख्या का आकलन करेंगे तो वो बढ़ा ही रहेगा। जैसे किसी राज्य की जनसंख्या 100% है, 10 साल के बाद अगर इसको जो है काउंट किया जाएगा, जनगणना की जाएगी, तो ये मान के चलिए आ गया 110%। ये हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसमें कहा जाएगा कि उस राज्य की जनसंख्या में 10 वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। लेकिन नागालैंड में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जैसे मान के चलिए 100% जनसंख्या है तो घटकर 98% हो गई, यानी कि इसमें 10 साल में 2% जनसंख्या की कमी हुई। तो वही होता है एक जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ने जीता है। ये वडोदरा को हराकर पंजाब ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लास। क्या नाम है इसका? इसका नाम है उल्लास। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, PM संग्रहालय और पुस्तकालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व में चेदी नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, जो बुंदेलखंड है इसमें कई जिले आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी के इसमें 7 जिले आते हैं, जैसे झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। ये 7 जिले बुंदेलखंड में आते हैं उत्तर प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं, जो नाम है पन्ना, दतिया, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर। ये 6 जिले MP के आते हैं और 7 जिले यूपी के आते हैं। ये मिला के सारे 13 जिले मिलाकर बुंदेलखंड कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है। भारत में दोस्तों कुल 4 शहरों में कुंभ मेले होते हैं, जिसमें पहला है हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ मेला होता है और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है और ये कहाँ है? ये है यूके में, यानी कि उत्तराखंड में है। और दोस्तों दूसरा है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ये कुंभ मेला होता है। और ये प्रयागराज जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में है। और तीसरा जो नाम है वह है उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। और ये उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे है। कहाँ है? शिप्रा नदी के किनारे है और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कुंभ मेला होता है। और चौथा स्थान है नासिक। क्या नाम है? नासिक। और ये जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है और ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये 4 जगहें ऐसी हैं भारत में जहाँ कुंभ मेले प्रति 12 वर्ष में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्दू, जो 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनी और पहली राजभाषा हिंदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान की। दोस्तों उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, जिसमें जो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ये एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये 9 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो दोस्तों ये जो बोको हराम है ये है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्रपटल के माध्यम से पहचान की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस विधि को कहा जाता है बायोमेट्रिक, यानी कि ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पैम कहते हैं। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है दोस्तों जो अनचाहा ईमेल होता है उसी को अनसॉलिसिटेड कहते हैं और अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के काल में ऐसा हुआ था। और दोस्तों ये जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। और दोस्तों जैन धर्म ये जो है आपसी मतभेद के कारण ये 2 भागों में बट गया था। जो पहला भाग था वे एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ये जो श्वेतांबर है इसके संस्थापक थे स्थूलबाहु। कौन थे? स्थूलबाहु। और ये दिगंबर के संस्थापक कौन थे? ये थे भद्रबाहु।
तो दोस्तों ये याद करने का तरीका है, जैसे श्वेतांबर है, इसके संस्थापक कौन थे? स्थूल भाव, यानी कि ये भी सा से शुरू हो रहा है और ये भी सा से शुरू हो रहा है। ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है। और दिगंबर का भद्रभाव है, ये याद ही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद विजय के बाद दिल्ली पर पुनः शासन किया था और इसकी 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स एक है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। एकाकी स्रोत का मतलब दोस्तों, भारतीय संविधान जो है उसमें जो चीज़ों को ऐड किया गया है वो जिस संविधान से जो चीज़ें अच्छी लगी उसको एडॉप्ट कर लिया गया और अपने भारतीय संविधान में उसको रख दिया गया। इसी तरह से ये जो एकाकी स्रोत है वो सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट है 1935, वहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों यह अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष को है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में कही गई है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो वह है 40वां अनुच्छेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजानिया में की जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का 38 क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 56वें संशोधन द्वारा या 14वें संशोधन द्वारा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।